नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 1 फरवरी 2023 और आज एसएससी जीडी का पेपर था और आज चारों शिफ्टों में एसएससी जीडी का पेपर हो चुका है। यानी पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट, तीसरे शिफ्ट और चौथे शिफ्ट में आज एग्जाम आपका कंप्लीट हो चुका है। और आज इस वीडियो में चारों शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। आज के चारों शिफ्टों में हुए एग्जाम्स में अधिकतम प्रश्न मुझे मिल चुके हैं और आपको सारे क्वेश्चन बताएंगे विथ आंसर। कैसा रहा एग्जाम का लेवल आज का, आप लोग क्वेश्चन के माध्यम से आसानी से अंदाजा लगा पाओगे। साथियों, आपको बता दें 100% रियल क्वेश्चंस मैं हमेशा से कराता हूं। आप लोग चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। 10 जनवरी से लेकर अभी तक जितनी भी एग्जाम हुई हैं एसएससी जीडी का सारा क्वेश्चन मैंने करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मास्टर वीडियो भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा साथियों, आज सवेरे एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराए थे जनवरी 2023 के पूरे महीने के करेंट अफेयर्स का, जिसमें 200 क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, आप लोगों के आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करेंगे, देखेंगे आज चारों शिफ्टों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। और साथियों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। साथियों देखिए, हर शिफ्ट में बहुत से प्रश्न जो हैं वो बार बार रिपीट होते आ रहे हैं शुरू से अभी तक। तो आप लोगों को ये वीडियोस जरूर देखने चाहिए। जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं आज पूछे गए हैं। तो साथियों, एक क्वेश्चन पूछा गया था आज के थर्ड शिफ्ट में कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। बिहू से लेकर अभी से 4 से 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और साथियों आपको बता दें कि बिहू जो है ये असम राज्य का लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका असम हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल में सबसे अधिक देखने को मिला था। तो साथियों, हरित क्रांति का प्रभाव जो है किस फसल में सबसे अधिक देखने को मिला था, तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं पर। ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आज। तो 1966-67 में किसने शुरू की थी, तो याद रखना MS स्वामीनाथन जी ने, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखेंगे आगे हम लोग सारा क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच कौन सी नदी के किनारे पर युद्ध हुआ था। तो साथियों देखिए, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो युद्ध हुआ था वो नर्मदा नदी के किनारे पर हुआ था। कब हुआ था, तो 618 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया है, NPR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो साथियों देखिएगा, NPR का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी राष्ट्रीय जनगणना या जनसंख्या, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। ठीक है, या फिर NPR का फुल फॉर्म ये भी होता है नेशनल पब्लिक रेशियो। इनमें से क्या आपके ऑप्शन में थे, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा। तो साथियों देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो याद रखना 2002 से 2007 तक। ठीक है, 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था साथियों, देखिएगा कि यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो देखिए, यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं साथियों 6 वर्ष की अवधि या जब तक वह चाहे 65 वर्ष की आयु, देखिए 6 वर्ष की अवधि या जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक के लिए पद पर बना रह सकता है। आपको याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि यूपीएससी के अध्यक्ष का सेवानिवृत्ति का आयु कितना होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाता 65 ईयर्स, 65 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया है, विभाकर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो साथियों, विभाकर चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, तो देखिएगा विभाकर के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया है, जैसे कि चंद्रमा, सारंग, कलानिधि, विधु, विभाकर, इंदु, शशि तथा शशांक। इनमें से जो आपके ऑप्शन में थे वो आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तड़ित का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो साथियों, तड़ित यानी बिजली। ठीक है, बिजली का भी आज पर्यायवाची शब्द पूछा था और वहीं में से आपसे उठा के ये भी पूछ लिया है तड़ित का। तो साथियों, तड़ित का पर्यायवाची शब्द होता है बिजली, चपला, चंचला, दामिनी, सौदामणि, विद्युत, तड़ित। ठीक है, इसके अलावा बिजुरी, क्षण प्रभा।
इनमें से जो आपके ऑप्शन में थे वो आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का उद्घाटन किसने किया था? तो साथियों देखिएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और अगर आपसे आने वाले शिफ्टों में पूछे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कब किया था, तो आपको याद रखना है 24 फरवरी 2019 को। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया है देखिएगा, टीकाकरण से था कि टीकाकरण अभियान जो है मिशन इंद्रधनुष कितने साल के बच्चों के लिए शुरू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाता 0 से 2 वर्ष के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा था तो आपका राइट आंसर हो जाता 0 से 2 वर्ष के लिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था, जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इस क्वेश्चन पे मुझे डाउट है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं आज के थर्ड शिफ्ट में, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो देखिए, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। तो भारत ने दूसरी बार एशियन गेम्स की मेजबानी कब की थी? साथियों आपको बता दें, इस वीडियो में चारों शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं, यानी आज के पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट, तीसरे शिफ्ट, चौथे शिफ्ट, ठीक है। देखिएगा, भारत ने दूसरी बार एशियन गेम्स की मेजबानी कब की थी? तो साथियों भारत ने जो है ना दूसरी बार एशियन गेम्स की मेजबानी की थी 1982 में। और पहली बार कब की थी? तो पहली बार 1951 में की थी। आपको याद रखना है, आज दूसरी बार पूछा था तो 1982 आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सागा दावा फेस्टिवल सिक्किम में कौन से धर्म के लोग मनाते हैं? तो साथियों सागा दावा बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपका बौद्ध धर्म यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1928 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? ठीक है, तो देखिएगा साथियों, कहां पर जो है ना या किस स्थान पर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह कोटला मैदान, जो दिल्ली में स्थित है, याद रखना, ठीक है। यही आपका ऑप्शन में था, ये आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है साथियों, दूसरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था आज का, कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य के महिलाओं का साक्षरता दर सबसे कम है? तो देखिएगा साथियों, बात करें अगर महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम किस राज्य का है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा बिहार, और 51.50% है, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि किस 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य के महिलाओं का साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो आपका राइट आंसर केरल हो जाएगा 92.07%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के अधीन शुरू की गई थी? तो देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है साथियों, ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन शुरू की गई थी, ये आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूछा गया है कि असम का सत्रिया नृत्य किस आंदोलन से संबंधित है? बहुत ही अंदर से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। वैसे जब से परीक्षा स्टार्ट हुई है तब से सत्रिया नृत्य तो आप सुनते आ रहे हैं। तो देखिए, असम का जो सत्रिया नृत्य है ये किस आंदोलन से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाता भक्ति आंदोलन से। याद रखना, भक्ति आंदोलन, जिसकी शुरुआत शंकर देव ने की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो साथियों, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? आपका राइट आंसर हो जाता बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना, फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। और आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट करके आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था साथियों, कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100 ये किससे संबंधित है? दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन है आज का। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 100 है ये किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाता, देखिए, सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति से संबंधित है। इससे रिलेटेड जो आपका ऑप्शन था वो आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सदन चलाने के लिए कम से कम गणपूर्ति कोरम क्या होनी चाहिए? तो साथियों याद रखना, कुल सदस्य का 1/10 भाग। देखिए, जितने सदस्य होंगे कुल सदस्यों का 1/10 भाग होने ही चाहिए सदन चलाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? तो देखिए, ऑप्शन में कई सारे रोग दिए हुए थे और उन ऑप्शनों में एक आपका बुखार भी था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता, क्योंकि बुखार जो है
बुखार, सर्दी जुकाम, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, ये सभी जो है संक्रामक रोग हैं। तो यहाँ पर बुखार आपका राइट आंसर हो जाता। साथियों आपको याद रखना है कि कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु के द्वारा जो रोग फैलते हैं वो संक्रामक रोग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था आज कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी। तो साथियों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी, ये सेकंड शिफ्ट में आया था आज। याद रखना MS स्वामीनाथन जी ने किया था। और आपसे थर्ड शिफ्ट में आज पूछा गया था कि हरित क्रांति में किस फसल पर सबसे अधिक जोर दिया गया था, तो उसका राइट आंसर गेहूं हो जाता, मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया था उससे पहले ये भी आप याद रखिए कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी, यानी 1960 के दशक में। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया था कि भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए भारत जो है राज्यों का संघ है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो साथियों अनुच्छेद 1 में। एक आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया है कि आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है। तो साथियों देखिएगा आकर्षण का विलोम शब्द पूछा था और सभी को पता है कि आकर्षण का विलोम शब्द विकर्षण होता है। सिंपल सा क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि रुक्मणी देवी, देखिए रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो आपका राइट आंसर हो जाता साथियों भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और भारत में जो कुल मिलाकर 8 शास्त्रीय नृत्य में है उनमें से एक प्रमुख है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नाइट्रोजन का अनुभार कितना होता है। तो साथियों नाइट्रोजन का अनुभार पूछा था, याद रखना नाइट्रोजन का अनुभार होता है 28.02 AMU। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ये बता दीजिए कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, लेकिन कितना प्रतिशत पाया जाता है। चलिए सभी लोग कमेंट कर दीजिए, तो उसके बाद आप लोग वीडियो को देखना फिर से शुरू करना, या तो वीडियो को देखने के बाद लास्ट में कमेंट कर देना कि नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आज पूछा गया है कि फ्री स्टाइल कुश्ती रेसलिंग जीतने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है। तो साथियों देखिए फ्री स्टाइल कुश्ती रेसलिंग जो होता है इसको जीतने के लिए 10 अंकों की आवश्यकता होती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता 10 अंकों की। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया है देखिएगा 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जिनको भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति बोला जाता है, यानी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया है साथियों आप लोग सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। और नए साथी जितने भी हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथियों आपको बता दें चैनल के अंदर मैंने वो सारा टॉपिक आपको करा दिया है जिन जिन टॉपिक से अभी तक 10 जनवरी से लेकर अभी 1 फरवरी तक SSC GD ने क्वेश्चंस पूछा है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। GK GS और हिंदी के सारे टॉपिक मैंने वो करा दिया है और करंट अफेयर्स के। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया है कि वर्तमान में थल सेना के प्रमुख कौन हैं। तो साथियों थल सेना के प्रमुख अभी वर्तमान में कौन है, तो जनरल मनोज पांडे जी। आज पहले शिफ्ट का जो मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया था उसमें मैंने थोड़ा सा बाय मिस्टेक आपको CDS बता दिया था, लेकिन उस टाइम मुझे यही पता चल पाया था कि CDS, इसीलिए रात वाला जो वीडियो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें जो है सारे क्वेश्चन को खंगार कर और सेपरेट वीडियो आपको बिल्कुल सटीक प्रोवाइड करा देते हैं। देखिएगा वर्तमान में थल सेना के प्रमुख कौन है, तो जनरल मनोज पांडे जी। और CDS जो है वर्तमान में अभी कौन है, तो वर्तमान में जो है अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है साथियों, तो अनिल चौहान जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था पहले शिफ्ट में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाता ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन हैं। तो साथियों वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी। ये आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था CV चंद्रशेखर का संबंध कौन से नृत्य से है। तो साथियों CV चंद्रशेखर का संबंध जो है वो भारतनाट्यम नृत्य से है। ये आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आज पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है। तो देखिए इसका तो मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया था, तो कौन कौन से राजस्थान के प्रमुख नृत्य हैं मैंने वो लिख दिया है। इनमें से क्या ऑप्शन में था वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आज के पहले शिफ्ट में आया था। जैसे कि राजस्थान से संबंधित जो प्रमुख नृत्य हैं वो है घूमर, इसके अलावा रनबाजा नृत्य,
रतवही नृत्य, वादलिया नृत्य, कठपुतली नृत्य, गौर नृत्य आदि। अगला क्वेश्चन है, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो साथियों, आग में घी डालना इस मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध को भड़काना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? तो साथियों, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और ये कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया है कि पैरा शीतकालीन ओलंपिक 2022 में सबसे अधिक पदक किस देश ने जीता था? तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि साथियों, टोक्यो ओलंपिक होने के बाद जो है 2022 में पैरा शीतकालीन ओलंपिक भी हुआ था, जिसका आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग में किया गया था और इसमें सबसे अधिक पदक जो है वो चीन ने ही जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया है कि क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि 22 गज पिच की लंबाई किस खेल में होती है? तो राइट आंसर हो जाता क्रिकेट। यहाँ पर आपका राइट आंसर 22 गज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य हैं। आज आपके ऑप्शन में कौटिल्य दिया हुआ था, कौटिल्य। तो साथियों, आपको बता दें कि चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त तीनों इन्हीं का नाम है, एक ही इंसान का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आज पूछा गया था, साइंस का क्वेश्चन है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? तो साथियों, यहाँ पर ध्यान से समझना। देखिए, लिटमस का जो प्राकृतिक रंग होता है वो बैंगनी रंग का होता है। चलिए उसको साइड में रखिए, लेकिन याद रखना जरूर। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है क्षार। देखिए, क्षार जो होता है लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है। और अम्ल क्या करता है? तो साथियों, अम्ल जो है नीले को लाल में बदल देता है। जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी नीले रंग को लाल में बदल देता है। कौन? अम्ल। याद रखना, आगे आपसे ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था, चूना संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों, चूना संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो साथियों, ऑप्शन में आपका GST भी था। तो GST तो अप्रत्यक्ष कर है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये क्या है? ये अप्रत्यक्ष कर है साथियों। इसकी शुरुआत कब हुई थी? GST भारत में कब लागू हुई थी? आप लोग सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि भारत में GST कब लागू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भागीरथी और अलकनंदा नदी किस जगह पर गंगा नदी से मिल जाती है? तो देखिएगा, भागीरथी और अलकनंदा जो है साथियों किस जगह पर गंगा नदी से मिलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाता देवप्रयाग में। देवप्रयाग जो उत्तराखंड में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए थे, इसीलिए मैंने बिजली के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया है, जैसे कि दामिनी, बिजुरी, क्षण प्रभा, चंचला, चपला, विद्युत, सौदामणि, तड़ित, है ना। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, माता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों, माता का पर्यायवाची शब्द होता है जननी, महतारी, माया, मैया, मैया, माई, धात्री, अम्बा, जनयत्री, अम्मा, मम्मी, वालिदा। इनमें से जो भी आपका ऑप्शन में था साथियों वो आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो देखिए, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ होता है किसी की बहुत अधिक प्रशंसा करना, जिससे वह अपने को औरों से श्रेष्ठ समझने लगे। और अगर आपसे ऐसा पूछा था कि आसमान पर चढ़ना, यहाँ पर चढ़ाना है, अगर आपसे पूछे चढ़ना, आसमान पर चढ़ना, तो उसका राइट आंसर होगा अत्यधिक अभिमान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं ये मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाए थे, इसीलिए मैंने सारा ही यहाँ लिख दिया है जो सरस्वती के पर्यायवाची शब्द होते हैं। देखिएगा, जैसे कि बीना पानी, विद्या की देवी, ब्राह्मी, भारती, गो, गिरा, सृष्टु, वागीश, महाश्वेता, भाषा, वाचा, विधात्री, धंधा, धनेश्वरी, श्री, वाक, ईग, ईश्वरी। इसके अलावा वर्णमार्तिका, संधेश्वरी, वाकेश्वरी, वाक, वाणी, शारदा आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था साथियों आपसे कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 22 का संबंध किससे है? तो देखिएगा, भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 22 है इसका संबंध है गिरफ्तार हुए और हिरासत में लिए गए लोगों को विशेष अधिकार प्रदान करने से।
ठीक है, इस रिलेटेड जो भी आपका ऑप्शन था वो राइट आंसर हो जाता। या तो यह नागरिकों के मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायपालिका का संवैधानिक जनादेश है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कब पद ग्रहण किया था। यह आपसे ऐसा पूछा गया था कि जुलाई 2022 में भारत के 15वें राष्ट्रपति जो हैं वो कौन बनी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाता द्रौपदी मुर्मू। याद रखना 25 जुलाई 2022 को इन्होंने भारत के 15वीं राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था। और आपको ये ध्यान में रखना है कि द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं और वो राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड राज्य की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, बिहू जो असम राज्य का नृत्य है, बिहू के अंदर कितने नृत्य हैं, यानी बिहू नृत्य जो है वो कितने प्रकार का नृत्य है। और साथियों बता दें ये आज के चौथे शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी आपके देखिए 1 फरवरी जो 4th शिफ्ट में पेपर हुआ है, अभी शाम वाला शिफ्ट, सबसे लास्ट वाला शिफ्ट, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो बिहू जो असम राज्य का नृत्य है, बिहू के अंदर कितने नृत्य आते हैं। तो साथियों आपका राइट आंसर आ जाएगा, देखो बिहू 3 प्रकार का नृत्य होता है। तो ऑप्शन में 3 प्रकार था तो वो आपका राइट आंसर हो जाता। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि बिहू के जो वो 3 नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, एक तो होता है साथियों बोहाग बिहू, या इसको रंगोली बिहू भी बोला जाता है। एक होता है काती बिहू, इसको कंगाली बिहू भी बोला जाता है। और एक होता है माघ बिहू और या भोगोली बिहू, जो मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। तो ये 3 प्रकार के बिहू हैं जो असम राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका 3 राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन जो आज चौथे शिफ्ट में पूछा गया है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है। तो साथियों देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार कल पूछा गया था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाता 1985 से। और आज पूछा गया है चौथे शिफ्ट में कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाता खेल प्रशिक्षक को। आज जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है चौथे शिफ्ट में कि मंत्री परिषद जो होते हैं वो किसके प्रति जवाबदेही होते हैं। तो साथियों आपको बता दें, जो मंत्री परिषद होते हैं ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं या लोकसभा के प्रति जो है वो जवाबदेही होते हैं। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया है चौथे शिफ्ट में कि रणजी ट्रॉफी खेल की शुरुआत कब से हुई थी। यहाँ पर साथियों ये पूछा गया है कि रणजी ट्रॉफी खेल की शुरुआत कब से हुई थी। तो देखिए, रणजी ट्रॉफी का जो खेल है, पहला खेल, वो 4 नवंबर 1934 को चेपक पर मद्रास और मैसूर के बीच में आयोजित किया गया था। चेपक स्टेडियम जो मद्रास में स्थित है साथियों। ठीक है, आपका ना, हाँ, मद्रास में, चेन्नई में स्थित है ये। ठीक है, ये मद्रास और मैसूर के बीच में आयोजित किया गया था 4 नवंबर 1934 को। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता 1934। ठीक है, और आपको बता दें कि रणजी ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। और अब तक सबसे अधिक बार रणजी ट्रॉफी का पुरस्कार किसने जीता है। तो आपको याद रखना है मुंबई ने। ठीक है, मुंबई ने कुल 41 बार जो है रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है अभी तक। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया है चौथे शिफ्ट में कि मौर्य काल में धम्मपद को अपनाने वाला शासक कौन था। तो साथियों धम्मपद जो बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसको अपनाने वाला जो मौर्य शासक था वो था अशोक महान। आप सभी को पता है अशोक। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है करेंट अफेयर्स का कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। लीजिए, पहले भी पूछ चुका है, आज फिर से पूछा है चौथे शिफ्ट में। तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है साथियों DY चंद्रचूड़ जी, जो अभी वर्तमान में है। आपसे 49वां मुख्य न्यायाधीश भी पूछ चुका है कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो उसका आपका राइट आंसर हो जाता है UU ललित। तो साथियों आज चौथे शिफ्ट के ज़्यादा क्वेश्चन मुझे अभी तक नहीं मिल पाए हैं। वीडियो अपलोड कर रहे हैं, अगर ज़्यादा क्वेश्चंस आपको अभी कराते तो वीडियो लेट करने में, मतलब वीडियो जो है अपलोड होने में ज़्यादा वक्त लग जाता। तो चौथे शिफ्ट के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं कल जो पहले शिफ्ट का एनालाइज करेंगे उसमें आपको जो है चौथे शिफ्ट वाले क्वेश्चंस ऐड करके बता देंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन चौथे शिफ्ट में थे। इससे पहले मैंने जो भी क्वेश्चंस बताया आपको इस वीडियो में वो आज के पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट, तीसरे शिफ्ट का था और ये चौथे शिफ्ट का भी हो गया। यानी आज के चारों शिफ्ट में जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए अधिकतर क्वेश्चन मैंने करा दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। नए साथी अगर कोई भी आए थे आज तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। और एक बात आपको बता दें साथियों, आज सवेरे 7 बजे जनवरी महीने का पूरा करंट अफेयर्स अपलोड कर दिए हैं। यानी 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2023 तक का टॉप
200 क्वेश्चन है उस वीडियो में। चैनल के अंदर जाइए, आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को जरूर देख लेना क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपका इससे नहीं छूटेगा। तो सभी लोग जाइए और देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।